नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले एक माह से यानी 12 जनवरी से अमरावती में लगातार विवाद को झेल रहे इसका मतलब कि एक विवाद 12 तारीख को शिवाजी महाराज के पुतले की स्थापना आमदार रवि राणा द्वारा, बडनेरा के आमदार रवि राणा द्वारा रात के समय की गई और 4 दिन तक उसकी पूजा अर्चना की। 4 दिन बाद अमरावती पुलिस और मनपा ने मिलकर वह रात में पूरे बंदोबस्त के साथ में पुतला हटा दिया गया, जिसमें आमदार रवि राणा और नवनीत राणा को नजरबंद बनाया गया। सारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद बनाया गया और पुल को चारों तरफ से घेर के रात में उस पुतले को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह ले जाया गया। इस घटना के बाद में कंटिन्यू इस पर विवाद चलता रहा, मोर्चे होते रहे। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने युवा स्वाभिमान के मनपा पे मोर्चे निकाले। 3 जो मनपा में नगर सेवक थे युवा स्वाभिमान के, तीनों ने इस कारण से मनपा सदन से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये घटनाक्रम के चलते चलते विवाद चल ही रहा था, जिसमें आमदार रवि राणा ने घोषणा की कि 19 तारीख को वहां पर पुतला पुनः स्थापित करेंगे। इस घोषणा को सुनते हुए और जिस प्रकार पहले रवि राणा के कार्य को देखा गया, वहां पर जो पुल पर एक ओटा बनाया हुआ था 3 फुट का, करीब 3 साल से ऐसा बताया जाता है, उस ओटे को भी रातों रात वहां से निकाल दिया गया। यानी अब वहां पर पुतला स्थापित करने के लिए वहां पर ओटा नहीं है और अब बैरिकेड्स वहां पे लगा दिए गए। अब इस सब चीजों से क्षुब्ध होकर कल बताया जाता है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास मनपा के आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को किसी कार्य के बहाने से वहां बुलाया। जैसे मनपा आयुक्त आष्टीकर ने कहा है कि कमल मालानी ने मुझे फोन किया था कि वहां पर पानी गिरता है, जिसके कारण आने जाने वालों को वहां पे वाहन को तकलीफ होती है। तो वह वहां पे निरीक्षण करने के लिए वहां पर बुलाया गया था और कार से उतरते कुछ बात कर ही रहे थे कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने चाय की बोतल निकालते हुए जैसे सुरक्षा कर्मी देखा तो उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन शायद 2 कार्यकर्ताओं के पास बोतल थी, एक की बोतल छीनी गई तो दूसरी बोतल से मनपा आयुक्त पर काली शाही फेंकी गई। ये निषेध था, निषेध व्यक्त कर रहे थे कार्यकर्ता वहां पर काली शाही फेंककर मनपा आयुक्त कहीं ना कहीं अपने कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। कई बातों की अनुमति शायद उन्हें नहीं दे पाते होंगे या नहीं उनके नियम में बैठती होंगी और पुतला हटाना शायद मजबूरी रही होंगी या नियम में नहीं बैठता होगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कल यानी दोपहर में 100 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं ने मनपा आयुक्त पर शाही फेंकी और वहाँ पे हमने वीडियो में भी सारा देखा कि शाही फेंकते हुए तो कुछ लोग उनको बचाते हुए भी हमने स्पष्ट देख रहे हैं कि विनोद येवतीकर नाम के जो व्यक्ति है वो उन्हें मनपा आयुक्त को बचा रहे हैं और भी मनपा के वहाँ पे और भी कुछ कर्मी थे। निश्चित रूप से जो उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड था उसने पूरा उनसे लिपट कर बचाने की कोशिश की है। सारा चीज़ हमने पूरी टीवी के माध्यम से पूरा देखा है और आप तक पहुँचा है। उसके बाद वहां से निकलने के बाद मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने राजापेट पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मनपा में आंदोलन हुआ, मनपा कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल रखी, वो उनके समर्थन में, ये एक अलग मैटर। लेकिन जो एफआईआर वहां पे लिखाई गई और जिस ढंग से एफआईआर को लिखा गया उसमें आमदार रवि राणा सहित 10 लोग और यानी टोटल 11 लोगों पर 307 जैसे गंभीर आरोप के अलावा अन्य कई आरोप उसमें लगाए गए। इन सब आरोपों की कितनी गंभीरता है और इस घटनाक्रम पर क्या यह आरोप सही है लगाना या कौन सी ऐसी उसमें बात थी जिसके कारण 307, 353, 120 जैसे महत्वपूर्ण आरोप लगाए गए हैं। इन सारे आरोपों का खुलासा कहेंगे या वो आरोप क्यों लगते हैं, किस परिस्थिति में लगते हैं, ये सारी बातें और रवि राणा पर और बाकी लोगों पर यह आरोप क्यों लगे, ये धाराएं क्यों लगी, ये कलमें क्यों लगी, इन सारी बातों की जानकारी हमारे साथ आज स्टूडियो में एडवोकेट दीप मिश्रा है, जो रवि राणा के आज वहाँ पर युक्तिवाद करने के लिए वकील भी थे कोर्ट में। इनके साथ में 2 लोगों ने और युक्तिवाद किया और आज
5 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, बाकी 6 लोग अभी गिरफ्तारी से दूर है। ये 5 लोगों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 13 तारीख तक की पुलिस कस्टडी मिली, यानी 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला। अब रिमांड भी क्यों लिया जाता है और 3 दिन रिमांड में क्या करते हैं, क्या हासिल करना, ये सारी बातों की जानकारी हमें आज देंगे एडवोकेट दीप मिश्रा। मिश्रा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सारी घटनाक्रम मैंने बताई और सारे शायद जनता को भी पता है और आपको भी पता है, सीधे हम सवाल पे आते हैं कि आमदार रवि राणा पे 307 क्यों लगी? देखिए, आपका जो सवाल है कि आमदार रवि राणा पर 307 क्यों लगी, मैंने आज कोर्ट में इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है श्री मनीष जी ठाकरे, इन्होंने पुलिस की तरफ से युक्तिवाद किया कोर्ट में। इसके अलावा श्रीमती वर्मा जो सरकारी वकील थी, उन्होंने भी सरकार के बिहाफ में युक्तिवाद किया और उन्होंने जो पीसीआर आज लाया था और जिन कारणों से पीसीआर मांगा था उस बारे में विस्तृत युक्तिवाद मनीष जी ठाकरे और श्रीमती वर्मा ने किया। उन्होंने जो युक्तिवाद किया उसमें लगभग 11 आरोपी नामजद किए गए हैं इस केस में, और इस केस में 307, 353, 147, 148, 149, 109, 120 बी, इसके अलावा सेक्शन 500, 501 भारतीय दंड संहिता के कलम लगाए गए हैं। अब ये जो सारे सेक्शंस लगाए गए हैं, इसमें सेक्शन 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सेक्शंस लगाया गया और मुख्य रूप से इसी सेक्शन पे दोनों तरफ से, यानी जो आरोपी के वकील थे उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से युक्तिवाद किया गया। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि 307 मतलब क्या है। ये बहुत ही मेजर ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस है और जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशमेंट दी गई है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जो एलिगेशंस चाहिए वो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस होने चाहिए, असॉल्ट के एलिगेशंस होने चाहिए। अब जो रिपोर्ट दाखिल किया गया है डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब की तरफ से, जो कि अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त हैं, और पुलिस की तरफ से जो युक्तिवाद किया गया, उसमें जो मेजर एलिगेशंस लगाए गए थे वो ये थे कि पेचकस से किसी जो वहाँ मॉब था उसमें से किसी ने पेचकस से फिरियादी डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर इनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया और उन्हें इंजरी पहुंचाने की कोशिश की। ये इसमें मेजर एलिगेशन था और इसी बेस पे सेक्शन 307 इसमें ऐड किया गया। अब अगर आप देखेंगे, मैं सभी लोगों से बताना चाहूँगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोशल मीडिया पे इस पूरे घटना का वीडियो आया है। इसके अलावा काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी पूरा वीडियो आया है। मैंने वो वीडियो काफ़ी बारीकाई से शुरुआत से अंत तक देखा। उसमें कुछ महिलाएं डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब पर बोतलों से शाई फेंकते हुए नजर आती हैं। उसके बाद उनका जो सुरक्षा रक्षक है डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब का, वो उनको बचाते हुए नजर आता है। इतना ही नहीं तो सुरक्षा रक्षक उनको अपने पास ले लेता है। इसके अलावा एक व्यक्ति वहाँ पे नजर आता है, जो व्यक्ति मिस्टर विनोद येवतीकर हैं। अगर उस व्यक्ति के आप हाव भाव देखते हो तो वो भी काफ़ी पजल्ड दिखाई देता है उसमें। इसके अलावा वो व्यक्ति भी डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को बचाते हुए नजर आता है। इतना ही नहीं तो ये घटनाक्रम के बाद विनोद येवतीकर और वो सुरक्षा रक्षक दोनों ले जाकर डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब को उनकी कार में बिठाते हैं। यहाँ तक वो वीडियो नजर आता है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी व्यक्ति या वो महिलाएं पेचकस से डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब पे हमला करते हुए कहीं भी नजर नहीं आती हैं। अब अगर ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे आ चुका है, जो टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है, जिसकी फोटोज सारे न्यूज़पेपर्स में आ चुकी हैं, अगर ये पूरा वीडियो देखा जाए तो ये जो आरोप फिरियादी की तरफ से लगाए गए हैं कि पेचकस का इस्तेमाल किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और उन पर हमला करने का प्रयास हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है प्राथमिक रूप से। इसके अलावा ये तो हुई एक बात, इसके अलावा केवल 3 महिलाएं नजर आती है। इसके अलावा कोई पुरुष वहाँ पे दिखाई नहीं देता है पूरे वीडियो में, जो डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब पर
शाही फेंकते हुए दिखता है या किसी प्रकार का हमला करते हुए दिखता है। ये वीडियो पर से साफ जाहिर होता है। इसीलिए 307 किस बेसिस पे लगाया गया, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है और ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात मुझे नजर आती है। जैसा कि प्रवीण आष्टीकर साहब ने एक अपनी कंप्लेंट में एक अपनी जो अपने साथ में हादसा हुआ जो वो घटनाक्रम बताया, अब ये कलम इस पर कौन लगाता है, कौन डिसाइड करता है कि ये कलम लगनी चाहिए, उसके लिए क्या बेस चाहिए? क्या कोई भी आके मैं कह दूंगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ 307 लगा दो, आप 307 लगा दोगे, 326 लगा दोगे, 302 लगा दोगे? मेरे कंप्लेंट पे बोलने पे कलमें लगती है कि पुलिस अपने विवेक से वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करता है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, एक रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ आरोप होते हैं, कुछ एलिगेशंस होते हैं। अब एलिगेशंस जो कंप्लेंट में लगाए गए, जो कंप्लेनेंट लगाता है, उसकी सत्यता को परखना ये पूरी तरीके से पुलिस का काम है। अब ये जो कंप्लेंट आई है, पुलिस ने वहाँ पर्सनली विजिट भी किया है, उस स्पॉट पर भी पुलिस गई है। उस स्पॉट के आजू बाजू जहाँ पे घटना हुई है उसके आजू बाजू कुछ मेडिकल्स के दुकान है, कुछ शॉप्स है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। तो जाहिर तौर पे पुलिस ने उन शॉप्स के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए ही होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे जो वीडियो आया है उसको भी पुलिस ने काफ़ी बारीकाई से देखा ही होगा ऑफेंस रजिस्टर करने के पहले। अब ये सारे वीडियोस में या ये सीसीटीवी फुटेज में कोई भी व्यक्ति, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि कोई भी व्यक्ति पेचकस से डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब पे हमला करता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर ये परिस्थिति है तो इसमें किस आधार पर 307 जैसी कलम लगाई गई है, ये समझना थोड़ा मुश्किल जाता है और अनकाल, या मैं तो कहूँगा बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। अब ये तो पुलिस ही जाने कि 307 किस आधार पे इस पूरे घटनाक्रम में लगाया गया है। इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं उस वीडियो में तो दिखाई नहीं देता है। नहीं, आपका बोलने का मतलब ये है कि पुलिस के मन में आए कि इस पर कोई भी कलम लगा देंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप भी जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई कैसे लगा दिया पता नहीं, आप कोर्ट में हो, आप वकील हो, ठीक है, पुलिस ने तो एक बार अपनी केस कार्रवाई करके पूरा का पूरा वो आप पे 307 लगा दिया। अब 307 लगा दिया तो ये तो मामला हटेगा तो कोर्ट से पुलिस तो हटा नहीं सकती, अब सारा हो गया। तो इन सारों की परेशानी तो उन 11 लोगों को है ही है जो जी बिल्कुल 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 307 हटाने के लिए आप प्रयास करोगे, कोर्ट में प्रयास करोगे, बाद में एक बाइज्जत शब्द बोल के बरी हो जाएंगे सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी चीज़ों का हरेसमेंट होगा, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी, इसकी जिम्मेदारी किसकी जाती? हालांकि रवि राणा खुद शासन में शामिल है, आमदार है। यदि आमदार के साथ में ऐसा होता है कि जिसमें सारी जनता देख रही है कि 307 का कहीं भी गुनाह नहीं बनता है और पुलिस ऐसे में गुनाह दर्ज कर देती है, तो हमने आमदार साहब पे भी क्या भरोसा करना? ये देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक और जो डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है उसके आधार पे मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आमदार रवि राणा 1:35 पे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट थी उनकी नागपुर से दिल्ली की। जी नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं कल की ही बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने आज जो पीसीआर कोर्ट में लाई थी, इसके अलावा जो एफआईआर है, ओरल रिपोर्ट है, कंप्लेनेंट ने जो लॉन्च किया है, उसमें ये फिरियादी की तरफ से कहा गया है कि ये जो घटनाएं 1 से 2 बजे के दरमियान हुई है। ये सीधा सीधा कंप्लेंट में भी लिखा हुआ है और पुलिस ने आज जो युक्तिवाद किया या सरकारी वकील ने जो कोर्ट में युक्तिवाद किया उसमें भी उनका कहना था कि ये घटना जो है ये कल की तारीख में घटित हुई है और 1 से 2 के दरम्यान में हुई है। अब मेरे पास कुछ ऐसे दस्तावेज है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे एक साफ दिखाई देता है कि आमदार रवि राणा नागपुर एयरपोर्ट से 1:35 पे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जो 3:30 पे दिल्ली पहुंची है। यानी उसके 3 घंटे पहले तो अमरावती से निकले होंगे कम से कम। जी देखिए, अभी कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के काल में आप जानते हैं 2 घंटे पहले कि आपको एयरपोर्ट में एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ की सारी स्क्रूटिनी और सारे टेस्ट से गुजरना है और उसी के बाद आप फ्लाइट में बोर्ड हो सकते हो। अगर हम इसको भी मोटे तौर पे मान ले तो 1:35 की अगर फ्लाइट है तो
तो करीब 12:30 बजे आमदार राणा एयरपोर्ट में एंटर हुए होंगे, अंदर दाखिल हुए होंगे और इस सारी प्रोसेस से गुजरे होंगे। अगर ये मान लेते हैं कि 12:30 बजे वो एयरपोर्ट में दाखिल हो गए थे और ये सारी प्रोसेस शुरू थी, तो अमरावती से नागपुर पहुंचने के लिए, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है मिनिमम 2 घंटे से 3 घंटे तक का समय लगना चाहिए। एयरपोर्ट नागपुर से थोड़ा बाहर की दिशा में है, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2.5 से 3 घंटा रिक्वायर्ड है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब 10 बजे के करीब अमरावती से रवि राणा निकल चुके होंगे, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। अब अगर रवि राणा 10 बजे से अमरावती से निकल गए थे और करीब 1:30 बजे वो दिल्ली के लिए निकल गए थे बाय फ्लाइट, इंडिगो फ्लाइट से, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है कि किस आधार पे उनको इसमें आरोपी करके, जैसे इसमें भाई एक पूरी साजिश रची गई, पूरा एक प्लान किया गया पूरा का पूरा। उस प्लान में रवि राणा शामिल थे। रवि राणा ने पूरा प्लान किया, किसने फ़ोन करके बुलाना है, कौन शाही फेंकेगा, कौन ये करेगा, कौन उनकी गाड़ी पंक्चर करेंगे, ये सारा प्लान किया होगा रवि राणा। उस प्लान के अंतर्गत आरोपी बन सकते हैं। जी देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो सेक्शंस, जो कलमें लगाई गई हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें 120B ये कलम लगाई गई है जी। तो ये आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कलम है और पुलिस एक अपना प्लीडिंग लेकर आई, अपनी स्टोरी लेकर आई कि भाई आमदार रवि राणा, ये जो लोग हैं, जो 3 महिलाएं हैं, ये हो सकता है, उनका ये कहना है कि भाई ये आमदार रवि राणा इनके कार्यकर्ता, ऐसा उनका कहना है। अब मैंने आज के जो अखबार पढ़े उसमें मुझे दिखाई दिया कि आमदार राणा ने पूरी तरीके से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि युवा स्वाभिमान पार्टी, उनकी जो पार्टी है जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष है, उस पार्टी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना है, इस बात को उन्होंने नाकारा है, खारिज किया है। ये खैर मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनकी तरफ से इस बात को सिरे से खारिज किया जाता है और उस समय अगर वो अमरावती नहीं एयरपोर्ट थे या दिल्ली के लिए फ्लाइट में थे तो किस आधार पर पुलिस ने उनको आरोपी बनाया, ये सवाल फिर भी उठता है। तो आज जिस तरीके से तर्क और युक्तिवाद कोर्ट में किया गया पुलिस के द्वारा, पुलिस अधिकारी श्री मनीष जी ठाकरे के द्वारा जो युक्तिवाद किया गया, उन्होंने एट लेंथ वहाँ आर्ग्यूमेंट किया। श्री ठाकरे साहब ने सिलसिलेवार घटनाक्रम बताया, उस पर प्रकाश डाला। इतना ही नहीं तो जो सरकारी वकील श्रीमती वर्मा जी, उन्होंने भी एट लेंथ ये मैटर को आर्ग्यू किया है, लेकिन उनके पूरे युक्तिवाद के दरमियान, पूरे आर्गुमेंट के दरमियान कहीं भी आमदार रवि राणा, इनके खिलाफ उनके पास क्या सबूत है, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक नॉट अ सिंगल वर्ड दे अटर्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट regarding the involvement of MLA Mr. Ravi Rana with this incident। अब अगर उनके पास कुछ सबूत होते, कोई भी कुछ सबूत होते या कोई भी सबूत होता आमदार रवि राणा के खिलाफ, तो निश्चित रूप से आर्गुमेंट के दौरान विद्यमान कोर्ट के समक्ष उन्होंने वो दलीलें दी होती। लेकिन सरकारी पक्ष की तरफ से ऐसी, या तपास अधिकारी की तरफ से आमदार रवि राणा के खिलाफ ऐसी कोई भी दलील दी नहीं गई। उसकी वजह से ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि अगर हम ये मान लेते हैं आज की तारीख में, जब कोई दलील नहीं दी गई उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई पुरावा नहीं बताया गया, तो अगर ऐसा है तो किस आधार पे आमदार रवि राणा को आज की तारीख में, एट दिस स्टेज में वर्ड यूज़ करूँगा कि सद्य स्थिति में किस आधार पे उनको आरोपी बना दिया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। जैसा मैंने इसके पहले भी बताया कि ये समझ के परे है कि किस आधार पे उनको आरोपी बनाया गया। हाँ, अगर ऐसा होता कि जो आरोपी पकड़े गए इनका इंट्रोगेशन किया जाता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज पहली बार इनको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। 10 से 16 तक इनके पुलिस कस्टडी की यानी रिमांड डिमांड की गई। उसके बाद दोनों पक्ष का युक्तिवाद विद्यमान कोर्ट ने सुना और उसके बाद इस पे अपना फैसला सुनाते हुए 3 दिन का पीसीआर 10 से 13 तक पुलिस को दिया हुआ है इनका इंट्रोगेशन करने का। मेरा मानना है कि अगर इंट्रोगेशन होता और इंट्रोगेशन के दौरान
अगर पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगते और उसके बाद अगर आमदार रवि राणा को इसमें आरोपी बनाया जाता तो वो समझ में आता। लेकिन जब आज की तारीख में यदि पुलिस के पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत है ही नहीं, तो आमदार रवि राणा को इसमें आरोपी बना देना ये मेरी तो समझ से परे है। या किसी भी व्यक्ति को जिसको कायदा समझ में आता है या जिसने कायदा पढ़ा है या जो कायदे का विद्यार्थी है, उस व्यक्ति के समझ से ही परे है कि इस स्टेज पे आरोपी कैसे उनको इम्प्लीकेट किया गया है। जैसा कि 307 के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, कहीं कोई अपराधियों से सुनते आए, कहीं पुलिस वाले से सुनते आए, कहीं वकीलों से सुनते आए कि हाफ मर्डर यानी मर्डर यानी थोड़ी सी और कोशिश करती तो मर्डर हो जाता, यानी उसके लिए भी भाई पैर के नीचे यदि घाव मारा, चक्कू मारा तो 307 नहीं लगती, ऐसे होता। तो कई लोग हमने देखा कि किसी की जांघ पे घाव मार के उसको घायल करते थे, कि ये कहीं पीछे सीट पे ही घाव मारते, पेट के आसपास और छाती के आसपास, यानी जो यानी प्लानिंग करके किसी को तराश देना करते थे तो नहीं होता था। तो उनको शायद 324, 323 ऐसी कुछ कलमें लगती थी। 307 पेट के ऊपर, छाती के ऊपर या सर में से ज़्यादा मार रहा है जिससे मौत होने की संभावना रहती, और उसके बाद में भी उसका मेडिकल की वो घाव कितना गहरा है, कितने स्टिचेस लगे, उसको कितनी गंभीर चोट है, क्या 307 के दौरान उसकी मौत हो सकती। कई ऐसे हमने देखे 307 कलम दर्ज हुई है और 10-15 दिन बाद वो आदमी मर गया तो 302 में कन्वर्ट हुई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 307 की कलम लगाने के लिए पुलिस को कितनी इंजरी चाहिए कि उसमें लगता है कि 307 लगाना, या किसी के एक आयुक्त के प्रभाव में आकर उन्होंने 307 लगाया। मैं वो समझना चाह रहा हूँ आपसे कि 307 किस परिस्थिति, कल से तो आप पे मेरे पे भी 307 लगा देंगे। देखिए 300 जिसमें शामिल है तो हम लोग भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम पे भी 307 लगा देंगे। जी देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि 307 के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी इंजरी होना चाहिए कि जिससे उसकी जान जा सकती है, अगर उसको प्रॉपर टाइम पे मेडिकल एड नहीं मिलता है तो। अब ये हो गई एक एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति अगर किसी पे फायर करता है, गोली चलाता है और सामने वाला झुक जाता है और वो गोली उसके सर के ऊपर से चले जाती है तो भी 307 लग सकता है। उसके लिए इंजरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटेंशन उस व्यक्ति का क्लियर था कि उस सामने वाले बंदे को उसको जान से मारना था, इसीलिए उसने फायर किया। अब ये तो उसकी किस्मत है और उसके अटेम्प्ट्स हैं कि वो बच गया। अगर वो गोली लग जाती तो शायद उसकी जान चली जाती। इस आधार पे भी 307 लगता है, इंजरी की जरूरत नहीं है। हर समय हर केस में इंजरी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस, प्रस्तुत केस के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जब यहाँ एक स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, आरोप लगाए गए हैं कि स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उससे हमला किया गया है। देखिए पूरे रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्चुअली इंजरी हुई है। उसके अलावा बॉडी के किस पार्ट पे हमला हुआ है इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मेडिकल हुआ, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तीसरी बात, किसी लेडीज ने या किसी जेंट्स ने, किस व्यक्ति ने पेचकस का इस्तेमाल करते हुए फिरियादी डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब पे हमला करने की कोशिश की, ये भी कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। एक वेग एलिगेशन किया है कि भाई किसी ने, उस मॉब में किसी ने पेचकस के द्वारा डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पे हमला करने का प्रयास किया। जानलेवा शब्द डाला होगा उसने। अब देखिए, नहीं हमला तो ठीक है, अब हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं भाई हमला करने का प्रयास हुआ है, जानलेवा हमला करने का प्रयास हुआ है। लेकिन साहब ये जो घटनाक्रम है, ये जो पूरी घटना है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये पूरी घटनाक्रम, वहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं, अगर आप वो स्पॉट देखेंगे तो उसके आसपास कई शॉप्स हैं जहाँ पे सीसीटीवी लगे। ये पूरी घटना वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। उसके सीसीटीवी फुटेज भी शायद पुलिस के पास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ये पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है, वायरल हुआ है। हजारों लोगों ने ये पूरा घटनाक्रम वीडियो के माध्यम से देखा है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा कई टीवी चैनल्स पे भी ये वीडियोस दिखाए गए हैं। अब अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं बारकाई से, जो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, तो पूरे वीडियो में शुरुआत से लेके अंत तक, यानी डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब बात करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ महिलाएं
उन पे बोतल के द्वारा शाई फेंकते हुए दिखाई देती हैं। उस महिला को पुलिस गार्ड रोकते हुए दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस गार्ड डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब को बचाने के लिए मतलब अपने पास में ले लेता है। एक व्यक्ति जो बाद में आइडेंटिफाई हुए कि विनोद येवतीकर हैं, वो भी उनको बचाते हुए देखते हैं, वो उस महिला को रोकते हुए देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर आष्टीकर साहब को वो पुलिस सुरक्षा गार्ड और विनोद येवतीकर ये दोनों ले जाकर गाड़ी में बिठाते हुए दिखते हैं। ये सारा घटनाक्रम उस वीडियो में नजर आता है। ये पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे वीडियो में किसी भी व्यक्ति ने पेचकस के द्वारा फिरियादी डॉक्टर आष्टीकर साहब पे जानलेवा हमला करने का या हमला करने का प्रयास किया, ये कहीं भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अगर ये तथ्य और ये सीसीटीवी फुटेज अगर सही है, जिसके आधार पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पुलिस के पास है, अगर ये सच है तो कहीं भी इसमें नज़र नहीं आता है। इसके बावजूद 307 लगाया गया है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य हैं और जो सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है, उस पे से तो कहीं भी 307 बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब 120 बी, जैसा कि मैंने क्लैरिफाई किया, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की जब बात होती है तो आपराधिक साजिश प्रूफ करना, सिद्ध करना, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये सरकार का काम है, सरकारी पक्ष का काम है, पुलिस का काम है। अब अगर पुलिस को 120 भी उन्होंने लगाई हैं तो उनके पास कुछ ठोस सबूत होना जरूरी है उन सभी आरोपियों के खिलाफ जिनको इसमें आरोपी करके पुलिस ने नामजद किया हुआ है। अब उसमें कुछ नाम दिखाई देते हैं, कुछ लेडीज दिखाई देती हैं जिनका प्रेजेंस स्पॉट पर दिखता है। इसके अलावा आमदार रवि राणा, ये एक उसके यानी उनको नामजद किया गया है आरोपी करके। घटनाक्रम के आसपास के एरिया में नहीं थे उस समय, आपको बोलने जी, नहीं, देखिए एयरपोर्ट पे थे। देखिए, मेरा बोलना नहीं है, ये मेरा बोलना नहीं है। इसके दस्तावेज अवेलेबल है। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास जो दस्तावेज है, उसके मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। मैं इसके पहले भी ये आपको क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि 1:35 का वो फ़्लाइट था रवि राणा के नाम से जो निकाला गया था, और 3:30 बजे वो फ़्लाइट दिल्ली पहुँचने वाला था और रवि राणा 1:35 को उस फ्लाइट में बोर्ड हुए हैं और 3:30 को दिल्ली में पहुंचे हैं। और इसके पहले भी मैंने फिर एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो सारा प्रोसेस है बोर्डिंग का, कोरोना के चलते 1 घंटा पहले 4 घंटे का प्रोसेस हुआ यहाँ से उस घंटे। जी, मैं ऑलरेडी ये सब क्लैरिफाई छोड़ देना पड़ता है। वो लगे 353 सरकारी काम में अड़थड़ा लगाना, वो लग सकते हैं। जी, देखिए, जो 3 महिलाएं हैं उन पर 353 बिल्कुल लग सकता है। मैं इस बारे में कोई मतलब डिनाई नहीं कर रहा हूँ, 353 लग सकता है उन पे। इसके अलावा जो 501 सेक्शन लगा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो भी सेक्शन लग सकता है 300, लेकिन 307 तो जी देखिए, वो अनलॉफुल असेंबली के लिए है। अगर एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कुछ लोग जमा होते हैं और वो कॉमन ऑब्जेक्ट अगर लीगल नहीं है, इलीगल है, कोई ऑफेंस करने के लिए जमा होते हैं तो वो जो असेंबली है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, उसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। और उसी के आधार पे 147, 148 और 149 ये धाराएं इसमें लगाई गई है। मैं मुख्य रूप से जो वकील साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मनीष ठाकरे भी सीनियर पीआई है, निश्चित रूप से उन्होंने सारे अपने अधिकारियों से सलाह मशवरा करके कलम लगाए होंगे। कहीं तो एफआईआर में ऐसे शब्द होंगे कि जिसके कारण 307 बनती है। आप यानी हर चीज को तो इन्होंने फिर 307 लगाई कैसे? कुछ तो बेस इनके पास में। देखो, आपको जवाब नहीं देना है, आमदार रवि राणा को जवाब नहीं देना है, लेकिन जो वहाँ पे ऑफिसर था उसको तो आप कोर्ट में पूछोगे कि क्यों लगाया करके। निश्चित तो क्या आधार हो उस एफआईआर में, क्या आधार बनता, या सिर्फ कि मुझे 307 लगाना इसलिए लगा दी? क्या कुछ तो यानी उसमें लिखावट में कहीं ऐसा है? मैं जैसे आपसे पूछा कि जानलेवा हमला, ये वो, जैसे आपने गोली का बताया, क्योंकि गोली चल गई तो नहीं लगी तो बच गया उसकी किस्मत, लेकिन चाकू तो चलाते टाइम कई बार अब भली उद्देश्य मारने, जान से मारने के,
लेकिन कहीं ऐसा उसका घाव नहीं है, क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट हमने कई बार 307 में देखी ही नहीं, इसका तो 2.5 इंच का घाव है तो ऊपर से टाकर से ठीक हो जाएंगे। उसने मारा तो जान लेने के लिए था, लेकिन फिर भी 307 नहीं लगाते वहाँ पे। किसी के जांघ पे घाव लग जाए, भाई बहुत ज़्यादा देर तक बह गया, उसको नई मेडिकल एड मिली और उसका खून बह गया। नस काटने से आदमी मरते हुए हमने देखा सिर्फ। जी बिल्कुल, नस काटने से आप 307 नहीं लगाओ, किसका हाथ पे लग गया तो पुलिस नहीं लगे, इतना सा तो घाव है तो सीके ठीक हो जाता। तो उसमें ऐसा क्या है एफआईआर में कि आप बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं मैं कि एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं उसमें जो एलिगेशंस है, जो आरोप हैं जो फिरियादी के द्वारा लगाए गए, उसमें एक वेग एलिगेशन है। वेग यानी जिसे कहेंगे स्पेसिफाई नहीं किया है, कहीं भी उसमें ये नहीं बताया कि किस रैंडमली, हाँ, जिसे बिल्कुल बस जानलेवा हमला का प्रयास किया गया, इतना दिया हुआ है कि भाई पेचकस का इस्तेमाल करते हुए जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। किसने किया, वो पुरुष था या महिला, यहाँ तक स्पेसिफाई नहीं है, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। इसके अलावा देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पेचकस का इस्तेमाल करके, तीक्ष्ण पेचकस, हाँ तीक्ष्ण, एक यानी शार्प पॉइंटेड पेचकस जिसे तीक्ष्ण हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ऐसा कहा गया है। और वो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस पेचकस के द्वारा जिस कार से डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर वहां आए थे, उस कार के दोनों पहियों को पंक्चर किया गया। उसकी देखिए अब देखिए कैसा है, मैं आपको बताता हूँ, जो हमने कोर्ट में भी ये युक्तिवाद किया। मेरे साथ में जो मेरे ये थे मेरे फ्रेंड मिस्टर एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने, इन्होंने ये मुद्दा वहाँ पे उठाया कि अगर हम एफआईआर के कंटेंट्स देखते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि भाई उस पेचकस का इस्तेमाल करके उस कार के दोनों पहियों को पंक्चर कर दिया गया था, उसकी हवा निकाल दी गई थी। साथ ही साथ अगर इस एफआईआर में ये भी लिखा है कि डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर उसी कार में बैठ के उनका ड्राइवर उसी कार को चलाते हुए उनके घर लेकर गया। ये भी उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बात हमने कोर्ट में के भी सामने ये दलील रखी है। मेरे मित्र एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने कोर्ट के नोटिस में लाकर दिया कि अगर उस कार के दोनों पहिए पंचर कर दिए गए थे, उसकी हवा निकाल दी गई थी, तो ये कैसे संभव है कि उस कार में राजापेट से डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर बैठकर उनका ड्राइवर वो कार चलाते हुए लेकर गया और उनके आवास पर, जो कि कोर्ट के पास कैंप में स्थित है, वहां तक गया। लगभग 5-6 किलोमीटर का ये जो ट्रैवल है, कैसे पॉसिबल है, कैसे किया उन्होंने, ये मुद्दा हमने कोर्ट के समक्ष उठाया। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन ये बात को आसानी से समझ सकता है कि असंभव है कि अगर 4 व्हीलर के दोनों टायर की अगर हवा निकाल दी जाए तो वो 4 व्हीलर 6 किलोमीटर तक चल सकती है। ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करती हैं। देखिए, एलिगेशन लगाना एक बात है, कंप्लेनेंट ने, फिरियादी डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर साहब ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो एक बात है, लेकिन निश्चित तौर पे ये सारी बातों को कोर्ट देखेगा, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी करेगा। 307 बनता है नहीं बनता है ये कोर्ट निश्चित रूप से देखेगा और उसके बाद ही इसमें फैसला होगा। आज भी सरकारी पक्ष ने, पुलिस ने 7 दिन का पीसीआर मांगा था और मूल रूप से उनका कहना था कि हमको वो पेचकस जब्त करना है। उनका कहना था कि हमको आरोपी ने घटना के वक्त जो कपड़े पहने थे वो हमें जब्त करना है, ये उनका आर्गुमेंट था। अब देखिए साहब, 1 से 2 के बीच की घटना है, पुलिस प्रशासन के ने जो बताया है इतना ही नहीं, तो जो फिरियादी डॉक्टर आष्टीकर साहब ने बताया उसके मुताबिक भी ये घटना 1 से 2 के बीच में हुई है। पांचों के पांचों आरोपी, जिनको आरोपी बनाया गया, इनको आरोपी नहीं बोला जा सकता, आज की तारीख में जिनको इसमें आरोपी के रूप में अरेस्ट किया गया है, ये पांचों लोगों को लगभग, यानी 1:35 की घटना है और 2 बजे से इनको राजापेट पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखा गया था। यानी विनोद येवतीकर, संदीप कुल्हाने, अजय बोबड़े एंड और भी 2 लोग हैं मेरे ख्याल से, उसमें सूरज मिश्रा है, ये लोगों को उसमें डिटेन करके रखा गया था दोपहर 2 बजे से।
अब दोपहर 2 बजे से इनको डिटेन किया गया था। अगर आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट हुई है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये पूरे केस में, कि ये रिपोर्ट रात में लेट नाइट में हुई है और उसके बाद गुनाह दर्ज किया गया है। महाराज प्रकरण पुतले में जितने भी काम है सब रात में ही हो रहे हैं, दिन में कोई नहीं हो रहा, तो रिपोर्ट भी तो रात में होना है ना। सिर्फ आपने शाही दिन में फेंक दी, वो गड़बड़ कर दी। देखिए साहब, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि आपने, देखिए जिन लोगों ने शाही फेंकी है वो महिलाएं थे, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। जिन लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुवर्ट या ओवर्ट एक्ट करते हुए पूरे घटनाक्रम में जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए और जो चैनल्स पे महाराष्ट्र भर ने देखे हैं, उसमें इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य, कोई भी कुवर्ट या ओवर्ट एक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी उनको आरोपी करके अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि वो आरोपी है। ये कोर्ट को डिसाइड करना है, जब पूरा केस चलेगा तब ये डिसाइड होगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई है। वकील साहब, इन सारी सब चीज़ों में मानते हुए ये समझने में क्या हरकत है पुलिस पूरी सुपर पावर है करके, क्योंकि इस घटनाक्रम में कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि पुलिस भी वहाँ पे संज्ञान लेते हुए स्वविवेक से क्या घटनाक्रम में क्या कलम लगाना, कितना सीरियस और 307 लगाने के बाद मामला और कितना सीरियस, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन नहीं, लेकिन अपनी सुपर पावर बताते। अब ठीक है, आप कोर्ट में लड़ोगे, कोर्ट में केस होंगी, जमानत होगी, सब चीज़ दिख रही, सारा समझ रहा, आपको समझ रहा, सरकारी वकील को समझ रहा, मनीष ठाकरे थानेदार साहब को समझ रहा है, जज साहब को भी समझाऊंगा, फिर भी 3 दिन का पीसीआर तो मिला ही। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 दिन का पीसीआर इसलिए मिलता है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलना ही चाहिए, ताकि वो किसी भी क्राइम के, किसी भी अपराध के तह तक पहुंच सके। ये मिलना ही चाहिए। उसी को मद्देनजर में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है। माननीय कोर्ट का फैसला है, उचित उस फैसले पे कोई कमेंट करना निश्चित रूप से ठीक बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी फेयर अपॉर्चुनिटी, जिसके हम कहेंगे कि किसी भी चीज को, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पक्ष सुनना चाहिए। उस हिसाब से माननीय न्यायालय ने फैसला लिया है। उन्होंने तो 7 दिन का पीसीआर मांगा था, हमारा भी सुनकर देखिए, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस पूरे मामले में मैं एडवोकेट दीप मिश्रा, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे और एडवोकेट शिरीष जाखड़, हम तीनों ने इसमें इन 5 लोगों की तरफ से पैरवी की। हमने सारी चीज़ें सिलसिलेवार न्यायालय के समक्ष रखी। हमने इसमें के जो एक आरोपी है विनोद योतीकर, उनकी दोनों किडनियाँ डैमेज है साहब, 30% ही काम कर रही हैं, उनका पूरा इलाज चल रहा है, उनको प्रॉपर डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो भी सारे दस्तावेज हमने कोर्ट के समक्ष रखे हैं। विनोद योतीकर कल रात में एडमिट भी थे, जब उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद रात में अंडर ट्रीटमेंट थे, सरकारी अस्पताल में वो भर्ती थे, फिर दोपहर में उनको डिस्चार्ज किया गया और उनको लाया गया। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि दोपहर 2 बजे से लेकर ये आरोपी पुलिस के पास थे। अगर इनके कपड़े ही जब्त करना था और आपने इनको, विनोद योतीकर को आपने, वो तो कहीं भागे ही नहीं थे, वो तो वहीं थे, आपने उसमें से संदीप बुलाने करके एक आरोपी है, उसको आपने फोन किया, वो इमीडिएट आपके पास आ गया। यानी पता नहीं, सूरज मिश्रा घर पे था, आप उसको लेकर आए, घर से लेकर आए, तो ये पूरे आरोपी आपके ही पास थे, आपके थाने में आपके समक्ष उपस्थित थे, डिटेन थे। आपने भी ये माना है कि ये लोग डिटेन थे। अगर ऐसा है तो इनके कपड़े आप उसी समय जब्त कर सकते। घर से बदल के नहीं गए थे पुलिस स्टेशन? सर आप बताइए, इसमें कि 2 से 3 आरोपी तो पुलिस स्पॉट से ही लेकर आई थी, तो इसमें कपड़े बदलने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और जब उसी कपड़े के साथ आपके पास वो बैठे थे तो कपड़े आप उस समय भी जब्ती करते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करते हुए, पुलिस ने ऐसा नहीं करते हुए, अक्सर ये जैसे आप कपड़े की बात कर रहे हैं, सारी कपड़े हमारे कई बार नाखून काटते हैं, कई बार बाल भी ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें कि कहीं ब्लड के ट्रेस मिलते हैं। अब इसमें कुछ इंजरी तो ओवरऑल दिख रही, कहीं किसी को है नहीं। अब कपड़ों से मैं आपसे, अब ठीक है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट और पुलिस करते रहेंगे, मैं कपड़े हासिल करके पुलिस क्या करना चाहेंगे, क्यों कपड़े चाहिए? अब ठीक है, मैं जैसे मेरी जानकारी में आज तक है कि
कोई मर्डर हो गया तो उस मर्डर के छींटे, उस जो खून के छींटे उसके कपड़े पे पड़ते गए, कपड़े से सबूत के तौर पे जमा। अब कपड़ों से क्या सबूत होगा वकील साहब, क्या लगता है? नहीं, देखिए इस मामले में शायद पुलिस कपड़े इसलिए जब्त करना चाह रही होगी शायद कि जो शाई फेंकी गई थी बोतलों के द्वारा, उसके स्टेन्स, उसके कुछ मतलब क्या कहेंगे हम उसको, और छींटे छींटे भाई घटनाक्रम में वहाँ व्यक्ति वो शामिल था या नहीं था? जी। आमदार रवि राणा के भी कपड़े बुलाएंगे एयरपोर्ट में जो पहने थे वो? नहीं, जैसे आपने सभी के लिए तो नियम तो कपड़े तो सभी के लेंगे ना उस टाइम। अब देखिए साहब, इसमें उनका ये कहना है कि मालानी करके इसमें एक आरोपी है, उन्होंने फोन करके बुलाया जी आष्टीकर साहब को फ़ोन किया था और उसने कहा था कि भाई वहाँ पे जो अंडर बाईपास है वहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, पानी का रिसाव हो रहा है और उस वजह से उन्हें वहाँ बुलाया गया था। तो इसमें एक महेश मूलचंदानी करके हैं, उसके बाद ये मालानी है और अजय मौर्य है नाम में, अजय मौर्या है। देखिए अब इन लोगों ने आष्टीकर साहब को वहाँ बुलाया था, लेकिन इन लोगों ने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट करके उनको वहाँ बुलाया था या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है। इसीलिए पुलिस को ये 3 दिन का पीसीआर माननीय न्यायालय ने दिया हुआ है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो लोग हैं, ये सोशल वर्कर लोग हैं, समाज सेवक हैं, ये जहाँ उड्डान पुल है या जो अंडर बाईपास है, इसके आसपास इन लोगों का रहना है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो लोगों ने बुलाया था, ये एक सोशल कॉज था, एक सामाजिक समस्या थी, उसके चलते इन्होंने आयुक्त साहब को वहाँ पे फ़ोन करके बुलाया था। और अजय मौर्या हो या मालानी हो या महेश मूलचंदानी हो, इनका कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इनकी ऐसी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उस वजह से ये लोग इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है तो इसका हिस्सा थे, ये आज के तारीख में बोलना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे अभी ये 6 लोग पुलिस के हिसाब से फरारी में है जी, गिरफ्तार नहीं हुए ना, फरारी है जी। ठीक है, तो इन लोगों का गिरफ्तार होना पड़ेगा। अब रवि राणा गिरफ्तार होकर हीरो बनेंगे या वापस अपनी पूर्व जमानत ले लेंगे? कि आपको क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे? जैसे जी देखिए मैं एक वकील करके ये बोलूँगा कि गिरफ्तारी से कोई हीरो बनेगा नहीं बनेगा, ये मेरा विषय नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं, मैं आमदार रवि राणा से जेल में जाते पहले 2-3 बार जाके 2-4 दिन का थोड़ा उनका हो सकता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, मेरे पे आरोप नहीं हटाते तो मैं जमानत नहीं लूंगा, ये एक भी घोषणा करते हो। 19 तारीख नजदीक आ रही है अभी वापस। देखिए आमदार रवि राणा जी से देखिए मैं उनका एक और भी अन्य मामले में मैं उनका वकील हूँ। मेरे ख्याल से 9 तारीख को, कल की ही बात है, उस विषय में उस केस में फाइनल आर्गुमेंट था, मैंने उसमें फाइनल आर्गुमेंट किया है। उसमें मेरे साथी एडवोकेट प्रशांत देशपांडे साहब ने भी कुछ आरोपियों के लिए आर्गुमेंट किया है। तो कल वो केस लगा हुआ था कोर्ट में, उस वजह से मेरी खुद की एमएलए रवि राणा जी से बात हुई थी और मेरे हिसाब से कुछ सुबह 10:30 से 11:15 के बीच में मेरी फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि साहब आज फाइनल आर्गुमेंट है और ये मैटर जजमेंट के लिए जाएगा, तो आप अपनी डेट बताइए कि आप कब अमरावती में अवेलेबल है, चूँकि मैं कोर्ट को बता सकूं और वो डेट रख सकूं जजमेंट के लिए। तो उन्होंने मुझे जो बताया, जो जानकारी दी थी, और उस केस में कोर्ट ने 18 तारीख रखी है जजमेंट के लिए। तो 10:30 पौने 11 के करीब मेरी बात हुई थी रवि राणा जी से और उस समय वो ट्रैवल कर रहे थे, नागपुर के तरफ ट्रैवल कर रहे थे और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा अंतर तो करीब पौने 11 बजे तक मेरे ख्याल से कहीं कारंजा के आसपास उस समय वो थे जब मैंने उनसे बात किया था। और उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो अर्जेंट काम से उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है, उनका दिल्ली का फ़्लाइट है, तो वो आज नहीं आ पाएंगे, तो उनका अर्जी कोर्ट में लगाया जाए। उस मुताबिक, मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मेरे जूनियर एडवोकेट गुरुसुंदर ने वो अर्जी मूव की थी उनके एग्जम्पशन की कोर्ट में। तो सब ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्टिल आई एम डाउटेड कि आमदार रवि राणा का दूर दूर तक इस घटनाक्रम से कोई संबंध है। आई एम डाउटेड। ये थे दीप मिश्रा जो आमदार रवि राणा पर 307 और बाकी कार्यकर्ताओं पर 307
नहीं लग सकती सारे जो अभी इन्होंने बताया उसके हिसाब से, क्योंकि प्रथम दर्शनी ये देखा जाए, हमने सारे वीडियोस देखे हैं, सारी वीडियोस पूरे अमरावती में नहीं पूरे महाराष्ट्र में देखे, कहीं भी किसी प्रकार की शारीरिक इंजरी नहीं दिखती। जैसे बताया कि शारीरिक इंजरी नहीं भी रहे, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश भी की जाए तो 307 लग सकता है। और यह बैठ के साजिश की होंगी, और ये साजिश जैसे कि आमदार रवि राणा के बोलने पर कार्यकर्ता कुछ भी करने को तैयार हो जाते, उस प्रकार की कोई साजिश जो धारणा बनी हुई है प्रशासन के मन में कि रवि राणा के बोलने के कारण इतने सारे लोग ऐसा कर लेते, उस धारणा के तहत हो सकता कि इस साजिश में रवि राणा शामिल हो। ये तो अब सारे प्रूफ भी जमा करने पड़ेंगे पुलिस को, उनको अपराध भी सिद्ध करना पड़ेगा, 307 का आरोपी सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये सारी कितनी मुश्किलें आती है, और आखिर में पुलिस फिर एक बार कटघरे में खड़ी हो गई। सिटी न्यूज़ में आज बस इतना ही।